नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुंबई में प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दीपकमल फाउंडेशन उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सीएम धामी को यह सम्मान दिया गया। इस सम्मान समारोह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित वीर सावरकर हॉल में आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश में एक विधान की बात कही थी और उत्तराखंड में बाबा अंबेडकर और डॉक्टर मुखर्जी के विचारों को अपनाते हुए यूसीसी को पास किया है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, उसके लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे मां भारती के सच्चे सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपनी ओर से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संकल्प थे, वो सपनों के भारत के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, एक प्रयास किया है। और हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, उसी संविधान के अनुसार, उसी प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में इसको एक विधेयक के रूप में हमने वहां पर इसको पारित करके राष्ट्रपति महोदय का भी जो है हमको उसमें उनकी भी स्वीकृति हमको मिल गई है। देहरादून से खबर है, चीफ टाउन प्लानर शशि मोहन को उनके पद से हटा दिया गया है। शशि मोहन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मास्टर प्लान में लैंड यूज में गड़बड़ियां मिली थी। सीएम धामी के निर्देश के बाद एक्शन हुआ है, साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अल्मोड़ा का बिनसर अग्निकांड मामले में 3 आईएफएस पर हुए एक्शन के बाद से आईएफएस एसोसिएशन में दरार पड़ गई है। 6 आईएफएस ने एक्शन के विरोध में इस्तीफा दे दिया है और आईएफएस एसोसिएशन पर चुप्पी साधे रहने का आरोप लगाया गया। इस्तीफा देने वाले आईएफएस अधिकारियों का दावा है कि बिनसर कांड में आईएफएस अधिकारियों पर बेवजह कार्रवाई की गई है। चकराता में जंगल लगातार धधक रहे हैं। लाखा मंडल क्षेत्र के जंगलों में भीषण आग लग गई है। यहां के कुन्ना मेहुंडा गांव के ठीक जंगल भीषण आग लगी हुई है। आग की चपेट में बड़ी तादाद में फलदार पेड़ भी जलकर स्वाहा हो गए। वहीं दूसरी ओर दतरोठा के पास के जंगल भी आग में सुलगते नजर आ रहे हैं। जंगलों में सुलग रही इस आग से लाखों के पेड़ जलकर खाक हो गए। साथ ही पालतू पशुओं के चारा पत्ती के जलकर नष्ट होने से चारे का भी संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल की आग करीब 5 दिनों से लगी हुई है, लेकिन अभी तक वन विभाग ने आग बुझाने की जहमत नहीं उठाई है। देखिए, आग जो लगी है कम से कम 4 या 5 दिन से लगातार लगी है और इस आग का जो विशेष बहुत ही हमें हानिकारक है और बहुत ही नुकसानदायक हो रहा है। हमारे पशुपालन है जो भी है वो हमारे चरने के लिए वहीं जाते हैं, चूने के लिए वहीं जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा समस्या और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इस आग से। हमें हमारे ऊपर बगीचे वगैरह हर चीज़ है और इससे ज़्यादा तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उत्तराखंड में कल से एक हफ्ते के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 24 जून से लेकर 26 जून तक 4 जिलों नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश होगी, जबकि 27 जून से लेकर 30 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गैरसैंण में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। सूचना आयोग के इस खुलासे के बाद सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार बताया है। हालांकि बीजेपी इससे इंकार कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। साल 2021 में गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी बनाया गया था। अब 3 साल बाद खुलासा हुआ है कि गैरसैंण में सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। इसको लेकर सूचना आयोग ने एसडीएम से पूरी जानकारी मांगी है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक
पहाड़ में जहां सड़क बनती है वहां शहर बनने से पहले लुटेरे पहुंच जाते हैं और ज्यादातर कब्जे और अतिक्रमण के मामलों में बीजेपी के नेता शामिल हैं। खाले जितने हैं सब, और जहां जहां अतिक्रमण में चुनौती के साथ कह रहा हूं, सब अतिक्रमणों पर भाजपा के लोग आपको दिखाई देंगे। नदियों के किनारे किनारे सड़कें मंजूर करके हमने सोचा कि नए ग्रोथ सेंटर, इकोनॉमिक ग्रोथ जोन के रूप में इन एरियाज को हम डेवलप करेंगे, और पता चला कि शहर बाद में बसा, लुटेरे पहले आ गए। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाने की मांग लंबे वक्त से हो रही है, तो क्या इसी उम्मीद में वहां कब्जे हो रहे हैं? लोकल विधायक अनिल नौटियाल के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने जमीनें खरीदी हैं, लेकिन कब्जे नहीं किए। वहीं आंदोलनकारी सरकार से एक्शन की मांग कर रहे हैं। होना चाहिए, वहाँ पे लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे तो उनको उस प्रकार की सुविधाएं भी चाहिए और उस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारी सरकार वहाँ पर करने भी जा रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे लोगों ने गलत किया है। ये काम तो उन्हीं की पार्टी के लोग करते हैं हमेशा, कि कहीं पे कब्जा कर दिया, कहीं पे वो कर दिया। हमारे लोग ऐसा काम नहीं करते। पक्ष से मिलता है और उसके चलते ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। गैरसैंण के लिए ये बहुत गंभीर है, क्योंकि लोग इसको अभी भी ये मानते हैं कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनना चाहिए, लेकिन अगर ज़मीनों की इस तरह की लूट हो जाएगी तो एक तरह से उस सपने को तोड़ने का एक और रास्ता ये निकाला गया है। इस पर तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना चाहिए। गैरसैंण उत्तराखंड में सत्ता का केंद्र तो आज तक नहीं बन पाया, लेकिन सियासत के केंद्र में जरूर रहा है, और इस बार सूचना आयोग की रिपोर्ट में जमीन कब्जे के खुलासे ने माहौल गर्म कर दिया है। जोशीमठ से नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। सरकारी आदेशों के पालन को लेकर पिछले 2 हफ्ते में 2 ऐसी बातें सामने आई जिसने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दोनों मामलों में सरकार ने आदेश तो दे दिए, लेकिन लंबे समय बाद भी अधिकारियों ने आदेशों का पालन नहीं किया। देखिए रिपोर्ट। दो 2023 में कैबिनेट में लिए गए एक निर्णय के बाद आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष में प्रति बोतल 1 रुपए का शुल्क जमा होता है। ये धनराशि अभी तक करीब 8 करोड़ रुपए की हो चुकी है, लेकिन ये धनराशि किस मद में कैसे खर्च हो, इसकी नियमावली बनाने के लिए विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने नवंबर 2023 में अधिकारियों को निर्देश दिए थे। ताज्जुब की बात यह है कि ये नियमावली अभी तक बन नहीं पाई है। शनिवार को हुई एक मीटिंग में मंत्री रेखा आर्य ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। ठीक ऐसा ही वन विभाग में भी हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फायर में लगे कर्मचारियों का 10-10 लाख रुपए का बीमा कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने महीने भर बाद भी बीमा नहीं किया। इसका खुलासा तब हुआ जब बिनसर के जंगल में आग से 5 कर्मचारियों की मौत हो गई। से एक विषय को लेकर मेरी नाराजगी अधिकारियों के संग में रही कि सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषतः एक आशीर्वाद दिया था कि 1 रुपये अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो आबकारी विभाग से महिला कल्याण कोष के लिए जो जमा होना था, उसके लिए नियमावली बनाने की आवश्यकता थी और कैबिनेट उसके लिए पहले ही अप्रूवल दे चुकी थी। कैबिनेट के निर्णय के बाद में आचार संहिता के बाद में आचार संहिता का हटना और उसके बाद में भी जो है नियमावली का तैयार न होना, इसको लेकर मैंने उनसे बहुत नाराजगी व्यक्त करी। अधिकारियों की सुस्ती का खामियाजा जरूरतमंदों के साथ ही सरकार को भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में लाल फीताशाही हावी है। ये कहा गया कि आबकारी विभाग पर बोतल 1 रुपया देगा, जिससे एक बहुत बड़ा कोष खड़ा हो सकता था और महिलाओं की जो रोज की दिक्कत है उनको दूर किया जा सकता था आवश्यकता अनुसार, लेकिन उसकी नियमावली नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री कह रही हैं कि नियमावली बनाओ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं नियमावली बनाओ, उसके बाद भी अभी तक कोई नियमावली नहीं बनी है। अब फिर से अधिकारियों ने समझा और ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी हावी हैं, लाल फीता शाही जो है वो काफी हावी इस प्रदेश में हो गई है। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अधिकारियों ने आदेशों को हवा में उड़ा दिया हो। इससे पहले भी कई मौकों पर हीला हवाली देखने को मिलती रही है। मंत्री सतपाल महाराज अक्सर विभागीय अधिकारियों पर मंत्री के आदेश न मानने का आरोप लगाते रहे हैं। रुड़की से मनोज जुयाल के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
कैंची धाम का जाम न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का विषय बना हुआ है, बल्कि पहाड़ी जिलों के लोग भी इससे परेशान है। लेकिन अब रामनगर से कैंची धाम के लिए नए रूट पर प्लान तैयार हो रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कैंची धाम के वैकल्पिक रूट के लिए रामनगर से वाया बेताल घाट को सरकार की हरी झंडी मिलने जा रही है। नैनीताल में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रामनगर बेताल घाट खैरना के लिए नई सड़क को सरकार की सहमति मिली है, तो इन इलाकों में पर्यटन की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। धार्मिक पर्यटन के लिए गर्जिया, अमेली देवी, बेतालेश्वर को भी इस रूट पर जोड़ने का प्लान है। साथ ही कैंची धाम, नैनीताल और भीमताल को भी जाम मुक्त करने का सरकार का फोकस है। माँ गर्जिया देवी, माँ अमिया देवी, माँ और नकवा बुबू जी, ये जो सर्किट इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, निश्चित ही ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ते हुए रामनगर से बेताल घाट और बेताल घाट से नीम करोली महाराज के आश्रम तक का जो जाने का एक मार्ग बन रहा है, उसे निश्चित ही पहाड़ों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। पर्यटन सीजन के दौरान रामनगर में बुकिंग वाले पर्यटकों को कैंची धाम जाने के लिए वाया नैनीताल ही जाना पड़ता है। इस वजह से नैनीताल में बेवजह जाम की समस्या भी बनी रहती है। घंटों तक श्रद्धालु कैंची धाम नहीं पहुंच पाते, तो नैनीताल में भी टूरिस्टों की आवाजाही प्रभावित होती है। नैनीताल डीएम ने इस रूट के लिए मुख्यमंत्री की बैठक में मामला उठाया, तो सीएम धामी की भी इसमें सहमति मिल गई। इसके साथ ही 2 अन्य विकल्पों पर भी काम जारी है। एक बाईपास के लिए अभी विचार किया जा रहा है विभाग के माध्यम से, जो रामनगर से होते हुए सीधे कैंची को जोड़ेगा भुजान और बेताल घाट वाले रूट के माध्यम से। उसका भी अभी वर्तमान में कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिपेयर करा जा रहा है। यदि ये मटेरियलाइज होता है तो ये काफी बड़ी राहत होगी और इसके माध्यम से कभी पीक सीजन में भवाली को जो है बाईपास करते हुए ट्रैफिक को वन वे भी किया जा सकता है। बहरहाल अगर ये रूट जल्द तैयार होता है तो नैनीताल जिले में एक नया धार्मिक पर्यटन सर्किट तैयार होगा। साथ ही बेताल घाट, खैरना समेत अन्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जंगलों से धधकी आग से एक नहीं कई तरह के नुकसान हुए हैं। फॉरेस्ट फायर ने बेशकीमती वन संपदा को तो खाक किया ही है, साथ ही जल संकट भी पैदा हो गया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में प्री मानसून बारिश ने भले ही जंगलों में धधकी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया हो, लेकिन ये आग अपने पीछे काफी बर्बादी छोड़ गई है। बेशकीमती वन संपदा तो पहले ही खाक हो गई है, लेकिन इस सब का सबसे बड़ा खतरा अब जल संकट के रूप में देखने को मिल सकता है। दरअसल जंगलों में लगी आग ने मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता पर खासा प्रभाव डाला है, खासकर उन इलाकों में जहां फॉरेस्ट फायर की घटनाएं अधिक हुई हैं। हालात ये है कि प्रभावित क्षेत्र में जमीन अब सिर्फ 10% ही बरसाती पानी सोख पाएगी। इस लिहाज से देखें तो 90% बरसाती पानी मिट्टी के साथ बहकर बर्बाद हो जाएगा। जमीन होती है, अगर हम आग लगाते हैं किसी जगह को या जो जमीन जलती है, तो वो जमीन जलने से टेम्परेचर में जो चेंजेस आते हैं सॉइल के, और सॉइल के स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की परमेबिलिटी इसको बोलते हैं, जिसकी वजह से पानी जमीन के अंदर जाता है वो घट जाती है और एक ऐसी लेयर बन जाती है जिससे कि पानी को का पर्कुलेशन, जो पानी का रिचार्ज होता है, वो कम हो जाता है। कम पानी सोखने के कारण धरती का जल भंडार भी काफी कम होने की आशंका है। यही नहीं, प्राकृतिक जल स्रोत में भी पानी के कम होने से 100% आसार बने हुए हैं। हिमालयी क्षेत्रों में पानी सोखने की क्षमता 5 दशक पहले 90% थी, जो 3 दशक पहले 40% तक जा गिरी है। लेकिन इस साल धधकी आग से ये सिर्फ 10% के भीतर सिमट गई है। उत्तराखंड में इस बार फॉरेस्ट फायर की 1300 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1800 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल खाक हो गए हैं। ये स्प्रिंग का वाटर रिसीड होने के लिए होता है, वो इट विल नाउ रिसीड, and because of that over time the springs will also get dry, so both of these are going to now spell a great catastrophe on the fragile ecosystem of the Himalayan belt.
उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बार पानी के लिए हाहाकार मचा है। ऐसे में जंगल की आग के चलते अगर जमीन बरसाती पानी को सोखने में सफल नहीं हुई तो आने वाले दिनों में ये संकट और अधिक गहराएगा, जिसका खामियाजा पूरे प्रदेश को उठाना पड़ेगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। प्रदेश भर में विकास की योजनाओं के लिए जंगलों को काटे जाने का विरोध जोर पकड़ने लगा है। रविवार को देहरादून में आयोजित पर्यावरण बचाओ पदयात्रा में सैकड़ों लोगों ने शामिल होकर पेड़ों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद किया। कभी चिपको जैसे आंदोलन को जन्म देने वाली देवभूमि में पिछले कुछ समय में जिस तरह से विकास की रफ्तार बढ़ी है, उसी के समांतर जंगलों पर भी दबाव बढ़ा है। राज्य बनने के बाद अभी तक करीब 16 लाख से अधिक पेड़ काट दिए गए हैं। हाल में ही अल्मोड़ा के जागेश्वर में देवदार के पेड़, देहरादून के खंगला में साल फॉरेस्ट और कैंट रोड चौड़ीकरण के लिए 200 पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित था। इस सब के विरोध में देहरादून में पदयात्रा में शामिल होकर लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल हुए। सरकार को ये कहना चाहते हैं कि उसकी जो अनेक योजनाएं हैं पेड़ और जंगल काटने की, वो अब देहरादून वासी नहीं सहेंगे। हालांकि खंगला, जागेश्वर और कैंट रोड के प्रोजेक्ट को प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने वापस ले लिया है। बावजूद इसके पर्यावरण प्रेमियों ने मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र जारी कर अपनी बात सरकार के सामने रखी है। मुख्यमंत्री से मांग की है कि सौंदर्यीकरण के उन तमाम प्रोजेक्ट पर रोक लगाई जाए जिसमें पेड़ों का कटान प्रस्तावित है। किसी भी प्रोजेक्ट को गुपचुप तरीके से न चलाया जाए, बल्कि हर प्रोजेक्ट पर लोगों के साथ खुली बैठकें की जाए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो हम अभी गलती कर रहे हैं उसका एहसास हमें भुगत ही रहे। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है 50 तक पहुँच चुका है। अगर हम इतने ही पेड़ काटते रहेंगे तो एक समय में 60 तक पहुँच सकता है। ज़्यादा मैसेज देना चाहूँगी क्योंकि अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम मरने वाले होंगे, हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तब जाके हमें एहसास होगा कि हमने पेड़ काट के बहुत ज़्यादा गलती करी है। अकेले देहरादून में ही रोड के कई ऐसे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं जो फॉरेस्ट एरिया से गुजरेंगे। जंगलों के कटान के विरोध के बीच अब सरकार क्या रुख अपनाती है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।